जब हम एक नवजात शिशु को देखते हैं तो सबसे पहली छवि क्या जहन में आती है? यही कि वो कितना नाजुक है। हाँ, एकदम नाजुक और पूरी तरह से असहाय। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। सही बात है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो शोध पत्रों और नोट्स का पुलिंदा है, वो एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहा है। बिल्कुल। आज हम जन्म से लेकर शुरुआती 5 या 6 वर्षों तक के मानव विकास पर बात कर रहे हैं, जिसे मनोविज्ञान में शैशवावस्था कहते हैं। और इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा दावा ये है कि इस असहाय से दिखने वाली अवस्था में ही असल में ये तय हो जाता है कि इंसान भविष्य में क्या बनेगा। हाँ, और हमारे पास इस विकास को समझने के लिए सारे चरण दर चरण निर्देश मौजूद हैं, जिन्हें हम एक तरह का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हैं इंसान के बनने का। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इन स्रोतों का इस्तेमाल करके मानव विकास के उन चरण दर चरण निर्देशों को डिकोड करेंगे। तो चलिए इसे मनोवैज्ञानिकों के उस नजरिए से शुरू करते हैं जिसने मुझे ये नोट्स पढ़ते हुए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। फ्रॉइड का कथन। हाँ, सिगमंड फ्रॉइड का एक बहुत ही स्पष्ट कथन हमारे स्रोतों में दर्ज है। उन्होंने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। सच कहूं तो पहली बार पढ़ने पर यह दावा थोड़ा कठोर लगा। कठोर कैसे? मतलब अगर पहले 5 साल में ही सब कुछ तय हो गया तो क्या जिंदगी के बाकी सालों में बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी की पूरी नियति पहले ही लिख दी गई हो। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। फ्रॉइड का ये कथन नियतिवाद जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम अन्य मनोवैज्ञानिकों के विचारों को इसके साथ रखकर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग बनती है। अच्छा। हाँ, जैसे एडलर का भी कुछ ऐसा ही मानना था कि जन्म के कुछ महीनों बाद ही जीवन में बच्चे का स्थान तय होने लगता है, और न्यूमैन ने इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। असल में ये सभी विद्वान नियति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नींव की बात कर रहे हैं। क्रो-वक्रो का जो नजरिया स्रोतों में दिया गया है वो ऐसे बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करता है। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये अवस्था वो आधार है जिस पर भावी जीवन का निर्माण होता है। ओहो, मतलब इमारत कैसी बनेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नींव कितनी मजबूत है। एकदम सही। समझ गई। यानी ये एक ऐसा समय है जब दिमाग का स्पंज सबसे ज्यादा सोखने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने इसे सीखने की आदर्श अवस्था कहा है। तो अगर ये सीखने का सबसे बेहतरीन समय है तो चलिए एक छोटे बच्चे के दिमाग और उसके व्यवहार के काम करने के तरीके को थोड़ा करीब से देखते हैं। चलिए। जो लोग बच्चों के विकास को समझते हैं वो जानते हैं कि शुरुआती व्यवहार मूल प्रवृत्तियों या सहज प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। हाँ, एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट्स। जैसे भूख लगने पर रोना या कुछ भी हाथ में आने पर उसे सीधा मुंह में ले जाना। लेकिन नोट्स में इन प्रवृत्तियों के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बिल्कुल, और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू है शिशु का आत्म प्रेम, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिसिज्म कहा जाता है। अब देखिए, जब हम वयस्कों के संदर्भ में नार्सिसिज्म की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही नकारात्मक या हानिकारक गुण लगता है। हाँ, कोई उसे घमंड कह सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक शिशु के लिए ये कोई अहंकार नहीं है, ये पूरी तरह से एक जैविक जरूरत है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एकदम सही बात है। बच्चे का दिमाग इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि वो खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। क्योंकि उसके जिंदा रहने के लिए ही जरूरी है कि सारा ध्यान उसी पर रहे। उसे सिर्फ माता पिता का प्यार चाहिए। और अगर परिवार में किसी और को ध्यान या प्यार मिलने लगे तो जो ईर्ष्या पैदा होती है वो कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि उसके अवचेतन मन में सर्वाइवल को लेकर उठा एक खतरा है। ये नजरिया वाकई बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर देता है। और इसी से जुड़ी एक और मजेदार बात जो स्रोतों में उभर कर आती है वो है बच्चे में नैतिकता का अभाव। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। मतलब किसी 3 या 4 साल के बच्चे से ये उम्मीद रखना बिल्कुल बेमानी है कि वो सही और गलत के बीच का फर्क समझेगा। बिल्कुल नहीं समझ सकता। अगर कोई बच्चा घर का कोई बहुत कीमती फूलदान गिराकर तोड़ देता है तो वो कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए वो बस एक बहुत ही मजेदार और विनाशकारी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। हाँ, क्योंकि उनका पूरा व्यवहार इस बात से संचालित होता है कि किस काम में उन्हें आनंद आ रहा है। उनके पास नैतिकता का कोई चश्मा नहीं होता। और इसी आनंद और प्रयोग की प्रक्रिया में 2 प्रवृत्तियां बहुत हावी रहती हैं। पहली है पुनरावृत्ति, यानी चीजों को दोहराना, और दूसरी है असीमित जिज्ञासा।
हाँ, बच्चे एक ही काम को 100 बार कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे एक ही आवाज को या एक ही काम को 100 बार दोहरा सकते हैं, क्योंकि हर बार उनका दिमाग उस अनुभव को पक्का कर रहा होता है। और रही बात जिज्ञासा की, तो खिलौनों को तोड़ना, उनके पुर्जे अलग करना, ये सब दुनिया को समझने का उनका तरीका है। हाँ, वो अनुकरण करके, यानी अपने आसपास के लोगों की नकल करके स्पंज की तरह जानकारी सोख रहे होते हैं। ये आत्म-केंद्रित मनोविज्ञान और दुनिया को जानने की ये जो तीव्र भूख है, ये केवल एक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये उनके तेजी से बदलते हुए शरीर और दिमाग के हार्डवेयर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। अगर हम स्रोतों में दिए गए शारीरिक विकास के चरण दर चरण आंकड़ों की तरफ बढ़ें, तो प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में हैरान कर देती है। डेटा बहुत दिलचस्प है इसका। एक सामान्य नवजात शिशु का वजन जन्म के समय 7 पाउंड या लगभग 3 किलोग्राम होता है। हाँ। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर ये वजन 2 गुना हो जाता है। विकास की ऐसी गति जीवन में फिर कभी देखने को नहीं मिलती। कभी नहीं। और अगर हम शरीर के अनुपातों पर गौर करें तो प्रकृति की प्राथमिकताएं और भी साफ हो जाती हैं। वो कैसे? नवजात शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा होता है। मतलब 1/4? बाप रे, 1/4? हाँ, और उस समय मस्तिष्क का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम होता है। ये एक बहुत बड़ा अनुपात है शरीर के हिसाब से। प्रकृति ने ये तय किया है कि चलने फिरने या पैरों के विकास से ज्यादा जरूरी है इंसान के सीपीयू यानी दिमाग का विकास। सारा पोषण और ऊर्जा सबसे पहले उस 350 ग्राम के हार्डवेयर को स्थापित करने में जा रही है। क्या बात है! दिमाग को प्राथमिकता देने वाला ये कॉन्सेप्ट बहुत तार्किक लगता है। और हड्डियों के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये शरीर कितनी तेजी से खुद को ढालने के लिए बना है। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि जन्म के समय एक शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं, जो कि वयस्कों से बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्म प्रक्रिया को आसान बनाने और बाद में तेजी से बढ़ने के लिए हड्डियों का लचीला और छोटे टुकड़ों में होना जरूरी है। जैसे जैसे शरीर मजबूत होता है, ये हड्डियां आपस में जुड़कर परिपक्व होने लगती हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। सही कहा। इसी तरह दांतों का विकास भी एक तय क्रम में होता है। 6-7 महीने में दूध के दांत आना शुरू होते हैं और 1 साल तक 20 दांतों का सेट पूरा हो जाता है। शारीरिक विकास का ये डेटा यकीनन अद्भुत है, लेकिन मानसिक विकास के आंकड़े तो और भी बड़े रहस्य खोलते हैं। मानसिक विकास में क्या खास है? हमारे पास मनोवैज्ञानिक गुड इनफ का वो सिद्धांत है जो इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। हाँ, वो तथ्य सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने स्थापित किया कि एक व्यक्ति का अपने पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा हिस्सा यानी 50% केवल शुरुआती 3 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। ये वाकई एक बहुत भारी तथ्य है। मतलब एक इंसान 80 या 90 साल के जीवन में जो भी मानसिक क्षमताएं हासिल करेगा, उसका आधा काम शुरुआती 36 महीनों में ही निपट चुका है। बिल्कुल। अगर हम इस मानसिक विकास के क्रम को स्रोतों के आधार पर चरण दर चरण देखें, तो ये जो प्रोसेसिंग पावर के बढ़ने की गति है ना, ये साफ दिखाई देती है। पहले महीने में दिमाग केवल शारीरिक जरूरतों जैसे भूख पे केंद्रित रहता है। हाँ। दूसरे महीने में वो बाहरी ध्वनियों को डिकोड करना शुरू करता है, आवाजों पर ध्यान देता है। और फिर तीसरे साल तक आते आते वही दिमाग जो सिर्फ रोना जानता था, अब वस्तुओं के नाम याद रखने लगता है और छोटे वाक्य बनाने लगता है। और जैसे जैसे हम 5वें वर्ष की ओर बढ़ते हैं, ये जटिलता तेजी से बढ़ती जाती है। हाँ, 5वें वर्ष तक आते आते बच्चा रंगों के बीच का अंतर समझने लगता है, भारी और हल्की चीजों में फर्क कर सकता है और जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। यानी उस 350 ग्राम के प्रारंभिक मस्तिष्क ने अब लॉजिक, भाषा का व्याकरण और विजुअल प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डाउनलोड कर लिया है। एकदम सही। ये मानसिक छलांग सच में अचंभित करने वाली है। अब इस तेजी से विकसित होते शरीर और दिमाग के बीच एक इंसान सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत अहम हिस्सा है। हमारे स्रोतों में संवेगात्मक विकास यानी भावनाओं के प्रस्फुटित होने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप चार्ट दिया गया है। हाँ। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि इंसान शुरुआत में बहुत सीमित भावनाओं के साथ पैदा होता है। जन्म के समय सिर्फ एक ही संवेग होता है और वो है उत्तेजना। बिल्कुल। और इसके बाद भावनाओं के उदय का जो क्रम है वो पूरी तरह से विकासवाद और सर्वाइवल से जुड़ा है। मतलब ये रैंडम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ट के अनुसार 3 महीने में सबसे पहले क्रोध का संवेग जन्म लेता है और 5 महीने में भय पैदा होता है। हाँ? इसके काफी बाद करीब 10वें महीने में जाकर प्रेम का संवेग उभरता है। ये बात मुझे पढ़ते हुए बहुत अजीब लगी थी। मतलब प्रेम से पहले क्रोध और डर क्यों आए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है,
क्योंकि विकास के नजरिए से अगर हम सोचें तो क्रोध एक डिस्ट्रेस सिग्नल है जो बताता है कि कुछ गलत है, मुझे भूख लगी है या मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो वो एक तरह का अलार्म है। बिल्कुल। और डर बच्चे को खतरे से बचाता है। ये दोनों ही इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। हाँ। इसके बाद जब बच्चे की संज्ञानात्मक पहचान थोड़ी बेहतर होती है, तब बच्चा अपने रक्षक से जुड़ता है और प्रेम या लगाव विकसित होता है। क्या बात है। 15 महीने में ईर्ष्या आती है। हाँ। और अंततः 24 महीने तक खुशी और प्रसन्नता का भाव पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। भावनाओं का ये विकासक्रम सच में बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है कि हम इंसान के रूप में कैसे प्रोग्राम किए गए हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ साथ बच्चे का सामाजिक दायरा भी खुलता है। पहले महीने में सिर्फ रोशनी और आवाज पर प्रतिक्रिया देने वाला शिशु तीसरे महीने में अपनी माँ को पहचानने लगता है। वो एक बहुत बड़ा पल होता है। बिल्कुल, जब वो दुनिया में किसी दूसरे इंसान के साथ अपना पहला सामाजिक और भावनात्मक संबंध बनाता है। और फिर छठे महीने में एक और महत्वपूर्ण सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। परिचित और अपरिचित के बीच का अंतर। अजनबी लोगों को देखकर जो रिएक्शन होता है। हाँ, बच्चा परिचित चेहरों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन किसी अजनबी को देखकर उसमें भय की अनुभूति होती है। इसे स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। और ये इस बात का संकेत है कि उसका दिमाग अब ये अंतर कर पा रहा है कि कौन सुरक्षित है और कौन नहीं। पहले साल के अंत तक वो परिवार का हिस्सा बन जाता है और दूसरे साल में घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करने लगता है। और असली बदलाव तब आता है जब वो चौथे और 5वें वर्ष में कदम रखता है। नर्सरी जाने की उम्र। हाँ, घर की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर नर्सरी जाना, अजनबियों के साथ खिलौने साझा करना और सामाजिक संबंध बनाना। सबसे बड़ी बात जो नोट्स में रेखांकित की गई है वो ये है कि 5वें वर्ष में नैतिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। जो पहले नहीं थी। बिल्कुल। वो बच्चा जो कुछ साल पहले तक हर काम सिर्फ अपने आनंद के लिए करता था, जिसने वो फूलदान तोड़ा था, अब समाज के नियमों और सही गलत के पैमानों के अनुसार खुद को ढालने लगता है। एक नार्सिसिस्ट से लेकर एक सामाजिक प्राणी बनने तक का ये सफर अद्भुत है। सच में अद्भुत है। और अब इन सभी चरणों को समझने के बाद इस चर्चा का सबसे व्यावहारिक और अहम सवाल सामने आता है। वो क्या? कि इतने नाजुक लेकिन हर सेकंड हजारों नए न्यूरल कनेक्शन बना रहे इस दिमाग को शिक्षित कैसे किया जाए? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब कोई दिमाग अपने पूरे जीवन का आधा मानसिक विकास सिर्फ 3 साल में कर रहा हो, तो उसके लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। स्रोतों में मुख्य रूप से 2 बहुत ही शानदार विधियों का विस्तार से जिक्र है। पहली है फ्रॉबेल की किंडरगार्टन शिक्षण विधि। किंडरगार्टन, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है बच्चों का बगीचा। फ्रॉबेल का ये रूपक मुझे बहुत ही सुंदर और सटीक लगा। उन्होंने कहा कि बच्चा एक अविकसित पौधे की तरह है, स्कूल एक बगीचा है और शिक्षक सिर्फ एक माली है। बिल्कुल। मतलब माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो बस उसे सही माहौल, खाद और पानी देता है। इस विधि में बच्चों को चटाई बुनना या मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाया जाता है। हाँ, और ये सिर्फ टाइम पास के खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसे दिमाग के लिए जो दुनिया को समझ रहा है, मिट्टी को छूना और उसे आकार देना असल में उसकी इंद्रियों और मोटर स्किल्स की वायरिंग को मजबूत कर रहा होता है। एकदम सटीक विश्लेषण है। और इसी कड़ी में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। इस विधि की पूरी बुनियाद स्वतंत्रता पर टिकी है। बच्चों को पूरी आजादी दी जाती है और खेलकूद व ज्ञानेंद्रियों से जुड़े कार्यों के जरिए शिक्षा दी जाती है। अगर हम इन दोनों विधियों और स्रोतों में दिए गए दिशा निर्देशों का सार निकालें तो कुछ बहुत ही साफ नियम बनते हैं कि इस उम्र में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, और ये नियम इस पूरे वैज्ञानिक डेटा का सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष है। सबसे पहली बात, बच्चा अपने विकास के लिए एक शांत और सुरक्षित वातावरण चाहता है। बिल्कुल। दूसरी और सबसे अहम बात, क्योंकि वो हर चीज के लिए बड़ों पर निर्भर है, इसलिए उसे डांटना या पीटना पूरी तरह से गलत है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। हाँ, ये उसके विकासशील दिमाग में डर की वायरिंग को पक्का कर सकता है। इसके बजाय हमेशा प्रेम और मदद का व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ ही हमने जिस असीमित जिज्ञासा की बात की थी, उसे कभी भी दबाना नहीं चाहिए। बच्चे जो 100 सवाल पूछते हैं। हाँ, बच्चे अक्सर अजीब और बेतुके सवाल पूछते हैं। ये उनका दुनिया को डिकोड करने का तरीका है। इसलिए उन सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा शांत करना जरूरी है। और अंत में उन्हें आत्मनिर्भर बनने का पूरा अवसर देना चाहिए।
उन्हें खुद चीजें करने दें, गलतियां करने दें और दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने दें, ताकि उनकी सामाजिक समझ स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। तो आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन के शुरुआती 5 से 6 वर्ष इंसान के शरीर, दिमाग और भावनाओं का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसे बाद में बदला जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना महसूस करने वाले शिशु से लेकर 5 वर्ष की उम्र में नैतिकता समझने वाले बालक तक का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल।